ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आप सबका फिर से वेलकम आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। देखिए, जैसे कि हम लोग अपनी क्लास 11th की बायोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर चुके हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब तक की पीछे वाली वीडियोस में हमने रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और ये सब बेसिक चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, शुरुआत करेंगे, वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तरह का पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम किस कैसा टाइप है? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और इस जो पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वो कौन से हैं? मेनली लंग्स। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। अब देखिए, सबसे पहली बात तो वर्ड ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो पाथवे जिससे कोई चीज होके गुजरने वाली है। ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे, जो पाथवे या ट्रैक्ट कुछ भी बोल लीजिए, ये वो पाथवे है जहां से एयर का मूवमेंट होगा। ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो जो सराउंडिंग से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है, हाउ डज इट मूव, दैट पाथवे इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखिए, नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेरिस। एक्सटर्नल नेरिस और नॉस्ट्रिल्स क्या होती है बच्चों? ये वो ओपनिंग्स है नोज की, जो कि एक्सटर्नली तो बाहर तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, और इंटीरियरली या पीछे की साइड दे आर कनेक्टेड टू दी नेजल चैम्बर। ठीक है। तो सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी? नॉस्ट्रिल से होती हुई जाएगी नेजल चैम्बर में। फ्रॉम नेजल चैम्बर इट मूव्स टू द इंटरनल नेरिस। आप देखिए, जो जो भी नेम्स आप पढ़ रहे हो, एक्सटर्नल नेरिस, इंटरनल नेरिस, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना भी है आने वाली वीडियोस में। ठीक है। तो एक बार सिर्फ ट्रैक को देख लीजिए, ताकि ये वर्ड्स आपको थोड़े से फेमिलियर लगे बाद में, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल्स। ओके। तो इंटरनल नेरिस के बाद air will move to the pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, and then alveolar sacs. Ultimately, alveolar sac is the seat of gaseous exchange. ठीक है। Here the oxygen will dissolve inside the blood, and from the blood the carbon dioxide will come into the alveolar sacs, and from there it will be exhaled out. इज इट क्लियर? तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये वो पाथवे है जिसके ऊपर आपकी एयर मूव करेगी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल ओपनिंग है। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं अब इनके बारे में। तो देखिए, एक्सटर्नल नेरिस, एक्सटर्नल नेरिस मैंने अभी आपको क्या बताया? दीज आर द ओपनिंग्स। ठीक है। सो वी हैव अ पेयर ऑफ ओपनिंग। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अपने नोट्स बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो एक्सटर्नल नेरिस या नॉस्ट्रिल्स हम क्या बोलते हैं? दीज आर दी पेयर ऑफ ओपनिंग्स, नेजल ओपनिंग्स, नेजल ओपनिंग्स। ठीक है। तो पेयर मैंने क्यों बोला? बिकॉज एक राइट साइड पे है, एक आपकी लेफ्ट साइड पे है, दोनों की दोनों नेजल ओपनिंग्स। ठीक है। और ये एक्सटीरियरली connected to the external environment on one side, connected to the connected to the external environment outside, and inside these openings lead the path to nasal chambers। नेजल चैम्बर्स। देखिए, तो मैंने क्या बोला कि जो ओपनिंग्स होती हैं, ये बाहर की साइड तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, और अंदर की साइड दे आर ओपनिंग इनटू द नेजल चैम्बर। ठीक है। तो देखिए, जैसे इस डायग्राम के अंदर जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, ये वाली चीज, वो क्या है? ये देखिए ब्लू कलर से, ये क्या है? ये नेजल ओपनिंग है। तो एयर आपकी इस नेजल ओपनिंग से एंटर करेगी, एंड देन दिस, ये जो पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको 3 कलर में दिखाया गया है, ये नेजल चैम्बर्स है। अब देखिए, नेजल चैम्बर्स क्या है? नेजल चैम्बर्स वो खाली या होलो स्पेस है जहां से कि आपकी एयर एंटर करने के बाद फर्स्टली मूव करेगी। ठीक है। तो इस नेजल चैम्बर भी हमारे पास दो होंगे, पेयर ऑफ नेजल चैम्बर, एक राइट साइड की ओपनिंग से, एक लेफ्ट साइड की ओपनिंग से, एंड दीज टू नेजल चैम्बर्स विल बी सेपरेटेड बाय अ नेजल सेप्टम। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। तो नेजल चैम्बर्स क्या बोला बच्चों हम लोगों ने? वी हैव, देयर आर टू nasal chambers which are
separated by nasal septum, nasal septum। तो देखिए अभी जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये तो आपको वन साइड का नेजल चैम्बर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही दूसरी साइड भी होगा। अगर मान लीजिए राइट साइड है तो वो लेफ्ट साइड पे होगा। तो दोनों के दोनों जो नेजल चैम्बर है दे आर सेपरेटेड बाय अ नेजल सेप्टम। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कौन है? नेजल सेप्टम है। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी चैम्बर्स हैं, सॉरी जो नेजल चैम्बर है उसको भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेटा। एक आपका डिलीट हो गया, सॉरी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से। वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्युलर रीजन। ठीक है, तो ये जो नेजल चैम्बर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट रीजन्स एंड ईच रीजन परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए जो पहला चैम्बर, जैसे ही नोस्ट्रिल आपकी ओपन होती है चैम्बर के अंदर, तो जो येलो कलर से मैंने दिखाया है ये आपका वेस्टिबुलर रीजन है। अब देखिए वेस्टिबुलर रीजन के बारे में क्या लिखे हम लोग। वेस्टिबुलर रीजन क्या होता है बच्चों? यहाँ पर मेनली आपके हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है नेजल चैम्बर का, तो इसके अंदर क्या है? मेनली हेयर सेल्स, हेयर सेल्स। और ये काम क्या कर रहा है? ये काम करता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का। जैसे ही आपने कोई एयर को इनहेल किया तो जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना करे, ये काम कौन करता है? इसको इंश्योर कौन करता है? हेयर सेल्स। ये हेयर सेल्स जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो इट बियर्स हेयर सेल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें, हेयर सेल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा फंक्शन भी लिख लेते हैं इसका। फंक्शन, तो फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों? ये इट इज हेल्पिंग, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डस्ट particles from moving inside the tract। ठीक है, तो ये जो प्रिवेंट करने का काम है कौन कर रहा है? हेयर सेल्स कर रही है। नेक्स्ट द रीजन विच वी हैव इज रेस्पिरेटरी रीजन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि नेजल चैम्बर को हमने तीन रीजन में डिवाइड कर दिया। नंबर वन वेस्टिबुलर रीजन, नंबर टू रेस्पिरेटरी रीजन। अब देखिए रेस्पिरेटरी रीजन, इसका तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी फंक्शन है। ठीक है, तो मेन बात क्या होती है बच्चों? ये जो चैम्बर है आपका इट इज अ मिडल रीजन। देखो मैंने पर्पल कलर से जो दिखाया गया है डायग्राम में वो क्या है? आपका रेस्पिरेटरी रीजन है। और ये क्या है? मिडल रीजन है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ अलग लिखना पड़ेगा। मैं एरो लगा रहा हूँ इसके नोट्स के लिए रेड कलर से। तो ये क्या है? ये मिडल चैम्बर है, मिडल रीजन, सॉरी, मिडल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल रीजन। अब देखिए ये जो रीजन होता है इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर स्पेशल आपकी सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम होती है। ठीक है, क्या है इसके अंदर? सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, stratified columnar epithelium, columnar epithelium। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ठीक है, किसको बोला हमने? इस सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर रेस्पिरेटरी रीजन, इसका मैं आपको अलग से यहीं लिखवा देता हूं। देखिए रेस्पिरेटरी रीजन, इसका जो मेन काम है रेस्पिरेटरी रीजन, पहली बात तो इसके अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं इट इज वेरी रिच इन म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल्स एंड सीरस सेल्स, सीरस सेल्स। ठीक है, अब देखिए ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशनिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर। ठीक है, कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग का काम करता है कौन? करता है? रेस्पिरेटरी रीजन करता है। कैसे करता है? अगर मान लीजिए आपने जो इनहेलेशन किया है दैट एयर इज वेरी वेरी कोल्ड,
बहुत ठंडी एयर है, तो ये क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड रीजन, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो ब्लड सप्लाई हमें पता है कि जो ब्लड है उसका वन ऑफ द मेन फंक्शन इज थर्मो रेगुलेशन ऑल्सो। तो जैसे ही आपकी इनहेल्ड एयर जो कि ठंडी है, बहुत कूल टेम्परेचर में है, तो जैसे ही ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वहां पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा, एंड दिस विल लीड टू द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर। ठीक है, तो जो ठंडी जो एयर थी दैट विल बिकम स्लोली स्लोली दैट विल बिकम वार्म, तो जैसे जैसे वो वार्म हो जाएगी गर्म अंदर होने के बाद वो आपके आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूव करेगी। बट सपोज इफ द इनहेल्ड एयर इज वेरी वार्म, तो वो जो वार्म है, जो ऑलरेडी जो बहुत गर्म है, जो इनहेल्ड एयर है, तो क्या होता है बच्चों, जो म्यूकस सेल्स होते हैं ये म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। अब वो म्यूकस जैसे ही वार्म एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, एंड this evaporation will lead to the absorption of the heat from the warm air। समझ में आया? देखो मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए जो इनहेल्ड एयर है वो ऑलरेडी बहुत वार्म है, तो वार्म है तो मतलब उसके अंदर हीट ज्यादा है, तो जैसे ही वो आपके नेजल रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर एंटर करती है तो क्या होता है बच्चों, वहां पे आपका जो म्यूकस सेल्स है जिन्होंने म्यूकस सिक्रीट किया है, वो क्या करती है, वो म्यूकस इवोपरेट हो जाती है, और दिस इवोपरेशन एक्चुअली नीड सम हीट, एंड वो हीट कहां से आ रही है, वो वार्म एयर से आ रही है। अगर वार्म एयर में से हीट मूव कर जाएगी इट विल बिकम कूल। तो ये इस तरह से आपकी एयर कंडीशनिंग में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? तो हम लोग इसका मैं सिर्फ यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी रीजन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है बच्चों, मेन फंक्शन इज, फंक्शन क्या है, एयर कंडीशनिंग का। आई हैव एक्सप्लेन्ड कि वो एयर कंडीशनिंग कैसे करता है, प्लीज आप अपने नोट्स में लिख लेना एयर कंडीशनिंग। ठीक है, दोनों कंडीशन लिखना कि जब एयर वार्म होती है तो कैसे एयर कंडीशनिंग होती है, व्हेन इट इज कूल देन वो एयर कंडीशनिंग कैसे होती है। इज इट क्लियर? अब देखिए थर्ड रीजन जो कि मैंने डायग्राम में ग्रीन कलर से शो किया है, दैट इज ऑल्फैक्टरी रीजन। अब ऑल्फैक्टरी का तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऑल्फैक्शन के सेंसेशन से लिंक्ड होगा। तो देखिए जो ये ग्रीन कलर का है ऑल्फैक्टरी रीजन, इसके अंदर भी आपकी क्या होती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होगी यहाँ पे। तो इसके बारे में हम यहाँ लिख लेते हैं, मैं इसको सर्कल करके इस साइड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं। सो इट इज लाइंड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एपिथेलियम। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है ये भी कैसी होती है आपकी, यही होती है, स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम ही होती है। अब इसमें मेन चीज क्या होती है कि इसका जो कलर है, अगर देखिए अगर आप रेस्पिरेटरी रीजन की बात करोगे तो मैंने आपको बताया कि इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो वो कैसे रेड कलर का होता है, रेडिश कलर का। लेकिन जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है दैट इज समवट येलोइश ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो कैसे कलर का है, येलोइश ब्राउन इन कलर, येलोइश ब्राउन इन कलर। और दूसरी बात देखिए इसका जो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, मेनली एसोसिएटेड विद ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन या फिर आप क्या बोलते हो, स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी सेल्स होती हैं, और वो सेंसरी सेल्स आपकी क्या करती है, ऑल्फैक्शन का काम करवाती हैं। तो ये था बच्चों नेजल चैम्बर्स के बारे में कि नेजल चैम्बर्स क्या होते हैं। ये नेजल चैम्बर एक तरह का पाथ है जैसे ही नोस्ट्रिल की ओपनिंग खत्म होती है तो वो क्या होता है, नेजल चैम्बर शुरू होता है। उस चैम्बर को हमने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो तीसरा पार्ट है, जो नेक्स्ट है वो है नेजल कॉन्के। अब नेजल कॉन्के क्या होते हैं, एक्चुअली इनको हम टर्बिनेट्स भी बोलते हैं, नेजल टर्बिनेट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड टर्बिनेट्स, टर्बिनेट्स। अब ये होते क्या है, ये आपके शैलो बोनी रीजन्स हैं। ठीक है, क्या है ये, शैलो बोनी रिजेस है, दीज आर शैलो बोनी रिजेस। ठीक है, और ये आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले लीजिए इंफीरियर, इंफीरियर, देन मिडल एंड देन
सुपीरियर। अभी देखिए मैंने आपको 3 रीजन्स बताए थे, उन रीजन्स में से जो आपके मेनली रेस्पिरेटरी रीजन था और जो ऑल्फैक्टरी रीजन था, इसके अंदर ये 3 आपके मेम्ब्रेनस बोनी रीजन्स होते हैं, ठीक है? तो जो आपका बीच वाला रीजन था रेस्पिरेटरी रीजन, उसके अंदर 2 इंफीरियर एंड मिडल कॉन्के लाई करते हैं, और जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, सुपीरियर नेजल कॉन्के होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि कॉन्का है क्या एक्चुअली? ये आपका मेम्ब्रेनस बोनी रीजस है, ठीक है? एंड इट इज लाइंड बाय द म्यूकस लेयर, ठीक है? तो जो म्यूकस सेल्स होती हैं वो इसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, म्यूकस को रिलीज करेंगी, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल चैम्बर्स, ठीक है? सो यहां ही लिख लेते हैं, लाइंड बाय म्यूकस membrane, and it mainly increases the surface area of the nasal chambers. तो जो नेजल चैम्बर्स है उनका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है कौन, ये कॉन्के, ठीक है? तो वी हैव 3 कॉन्कास। तो पहला कौन सा है आपका, इंफीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का एंड सुपीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है? तो इंफीरियर एंड मिडल लाई इन द रेस्पिरेटरी रीजन, एंड द superior nasal concha lie in the olfactory region, and all the 3 regions or 3 concas or 3 turbinates help in increasing the surface area of the nasal chambers, and they are lined by mucous membrane, and thus they also help in the conditioning of the air, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया था म्यूकस का रोल क्या होता है कंडीशनिंग में। तो अब इसके बाद हमारे पास कुछ साइनसेस होती हैं। देखो पहले बच्चों ये साइनस वर्ड को समझो, साइनस क्या है? साइनस कुछ नहीं है, ये आपकी बोन्स के बीच में खाली स्पेस है, ठीक है? एम्प्टी स्पेस है, उसको हम बोलते हैं साइनस। एम्प्टी स्पेस इनसाइड द बोन, इनसाइड द बोन, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। अब देखो जो हमारी फेस की जो फेस है उसके अंदर ये जो नेज के नोज के आसपास इस ये 4-5 साइनस, 4 साइनसेस है हमारी। फ्रंटल साइनस, जस्ट भी ये फ्रंटल साइनस क्या है, फ्रंटल बोन की साइनस है। साइनस क्या बताया, खाली स्पेस। तो फ्रंटल बोन जो होती है उसकी जो साइनस है वो कौन सी है, फ्रंटल साइनस। इसी तरह से मैक्सिलरी बोन की जो साइनस है वो क्या है, मैक्सिलरी साइनस। एंड इथमोइड बोन की जो साइनस होगी दैट इज कॉल्ड इथमोइडल साइनस, एंड स्फिनोइड बोन की जो साइनस होगी उसको क्या बोलते हैं, स्फिनोइडल साइनस बोलते हैं। अब देखिए इन साइनसेस का रोल क्या है। एक्चुअली ये जो साइनस होती है इनके अंदर सिक्रीटरी सेल्स होती है जिनको हम गोबलेट सेल्स बोलते हैं, और ये गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करती है, एंड दिस म्यूकस इज ड्रेन्ड इनटू द नेजल चैम्बर्स, ठीक है? तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं 1-2 लाइन के अंदर ही। तो ऑल दी साइनसेस, these are lined by goblet cells which secrete mucus which is drained into nasal chambers, ठीक है? तो नेजल चैम्बर्स के अंदर जो म्यूकस रिलीज होती है वो कौन करता है, ये साइनसेस के अंदर से आती है, और साइनस के अंदर कहां से आई है, गोबलेट सेल्स ने रिलीज किया है, क्योंकि जो गोबलेट सेल्स होती है वो इन साइनसेस की लाइनिंग बनाती हैं। तो बच्चों ये था स्टार्टिंग का आपके 3 जो आज हमने डिस्कस करने थे। तो देखिए यहां से मैंने आपको जब ट्रैक बताया था, उस ट्रैक में मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग का एक्सटर्नल नेरिस, नोस्ट्रल्स एंड नेजल चैम्बर्स, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। अब देखिए इंटरनल नेरिस क्या है। इंटरनल नेरिस, एक बार डायग्राम पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहां से ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन था इसको हमने क्या बोला था, ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन के खत्म होते ही जो नेक्स्ट पार्ट आपका फेरिंग शुरू होगा, फेरिंग्स का जो कनेक्शन है ऑल्फैक्टरी रीजन के साथ, उसी को हमको क्या बोलते हैं, इंटरनल नेरिस। यानी कि इंटरनल नेरिस एक तरह की ओपनिंग है नेजल चैम्बर की इनसाइड द फेरिंग्स। इज इट क्लियर? तो इंटरनल नेरिस क्या है, ओपनिंग है नेजल चैम्बर की इनसाइड द फेरिंग्स, ठीक है? जैसे हमने एक्सटर्नल नेरिस को बोला था कि ये एक ओपनिंग है, नेजल ओपनिंग है, ठीक है? तो नेजल ओपनिंग है, इसी तरह से जो इंटरनल नेरिस होगी वो इंटरनल नेरिस चैम्बर को किसमें ओपन करेगी, फेरिंग्स के अंदर, ठीक है बच्चों? तो यहां पे ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल नेरिस हम लोगों ने पढ़ लिया,
नेजल चैम्बर हमने अभी अभी डिस्कस किया, इंटरनल नेरिस हमने किया। अब आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो वीडियो आज की मैंने बनाई है वो जानबूझ के आपके लिए छोटी बनाई है ताकि उसमें आपको ये डिटेल में पढ़ा सकूं। अगर मान लीजिए मैं अभी सारे के सारे ट्रैक को डिस्कस करने बैठूंगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो प्लीज इसके नोट्स बना लीजिए और इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इज इट क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में। ठीक है बच्चों? चलिए, ओके, बाय, टेक केयर। हाँ, वीडियो लाइक कीजिए प्लीज, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज आई रिक्वेस्ट अगेन, गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड प्रिपेयर योर नोट्स। ओके बच्चों, चलिए बाय।